तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पिछले 17 साल से भारतीय जेल में है और 17 साल में उसने इतने बड़े बड़े केस लड़े हैं अपने आप को बचाने के लिए, जिसमें हिंदुस्तान के नामी वकील हाजिर हुए। लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जब उस आदमी के ऊपर केस चल रहे थे तो बहुत बड़े ए ग्रेड के वकील हिंदुस्तान से उसका केस लड़ने के लिए बाहर जाते थे। आज तक एक अंदाजे के मुताबिक उस आदमी ने कम से कम 15 करोड़ रुपया वकीलों पे खर्च किया है अलग-अलग केसेस में, लेकिन वो आदमी जेल में है। जेल में रहते हुए भी इतना बड़ा पैसा उसके पास कहाँ से आता है। और उसके अलावा हमने देखा पिछले दिनों में कि जेल में रहते हुए फैसिलिटीज लेना, जेल में बहुत अच्छे तरीके से रहना, डिज़ाइनर कपड़े पहनना, हर किस्म की फैसिलिटी जेल में मुहैया रखना, उसके लिए लाखों रुपये हर महीने के वो शख्स खर्च करता है। और 17 साल में कितने करोड़ उसने खर्च किए होंगे जेल के अधिकारियों को रिश्वत देते हुए, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। लेकिन उसको पैसा आता कहाँ से है इसका किसी को पता नहीं। हमारे देश में आप 5 लाख की इनकम टैक्स की चोरी करो तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। कुछ बड़ी हेरा फेरी की तो ईडी का रेड पड़ जाता है। लेकिन इस किस्म के शातिर क्रिमिनल्स, वो अकेला नहीं है, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने करोड़ों खर्च कर दिए जेल के अंदर रहते हुए। उनकी आमदन के ऊपर जो एक सीधा साधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, ईडी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जहाँ से पता चलता है कि हमारा जो सरकार है वो बहुत सेलेक्टिवली ईडी को यूज़ करता है। बदमाशों के खिलाफ आज तक ईडी का इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ पे क्लियर कट केस है उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड है और ईडी के लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि उनके ऊपर रेड नहीं की सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है अबू सलेम। अपने ज़माने में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का खास रहा हुआ गुर्गा। बहुत बड़े क्राइम उसने मुंबई में किए, मुंबई के बाहर भी किए। आजमगढ़ से लेकर बेंगलोर तक उसके ऊपर केस चल रहे हैं, भोपाल में और जगह पे, जहाँ से उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाए बाहर जाने के लिए। अपनी बीवी अमेरिका में रखी हुई है, बच्चे वहाँ पे हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यूनाइटेड स्टेट्स में बनाई हुई है। और उसके बाद मोनिका बेदी से कुछ साल अफेयर रहा, उसको भी नकली पासपोर्ट बना के दिए। और अल्टीमेटली जब उसको हिंदुस्तान सरकार ढूंढ रही थी, रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी हो चुका था, तो वो शख्स लिस्बन में, पुर्तगाल में पकड़ा जाता है वहाँ के कानून की अवहेलना करते हुए। वहाँ उसका केस 3 साल चलता है। हिंदुस्तान की सरकार उसको रिपैट्रिएट करके इंडिया लाने के लिए लिस्बन की कोर्ट में केस करती है। यहाँ से सरकारी वकील सरकार के खर्चे से पुर्तगाल जाते हैं, लिस्बन जाते हैं, और वहीं अबू सलेम के वकील उसको बचाने के लिए हिंदुस्तान से जाते हैं, मुंबई से जाते हैं, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं और उसके बाद अपनी फीस भी लेते हैं जो लाखों रुपये पर अपीयरेंस होती है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब की असेंबली में पंजाब के जेल मिनिस्टर हरपाल सिंह बैंस ने एक बयान दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मुख्तार अंसारी जब रोपड़ जेल में बंद था तो उसके खिलाफ जो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था मुख्तार अंसारी की ट्रांसफ़र बैक टू यूपी करने के लिए, उसमें जो पंजाब सरकार की तरफ से
दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर वकील पेश हुए थे, उनको 5 हीयरिंग का 55 लाख रुपए का भुगतान करना है। उस वकील ने 55 लाख रुपए का डिमांड नोटिस पंजाब सरकार को भेजा है। ये आम आदमी पार्टी के जेल मिनिस्टर ने असेंबली में कहा है, जिसमें झूठ नहीं हो सकता। तो ये तो एक मिनिमम अमाउंट है। सरकार से शायद कुछ वकील कम पैसा लेते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लाइंट से उससे डबल भी हो जाता है। तो इतनी बड़ी रकम अगर इतने साल इतने केसेस में अबू सलेम खर्च करता रहा है, तो पैसा कहाँ से आता है? यहाँ तो उसको कोई बिजनेस नहीं है, बाहर से आता है तो हवाला से आता होगा। अगर बैंकिंग चैनल से आता है लीगली, तो उसकी तरफ से अकाउंट्स कौन ऑपरेट कर रहा है? उन लोगों का लोकल स्टैंडर्ड क्या है? अबू सलेम से उनके रिश्ते क्या हैं? उनकी अपनी हैसियत औकात क्या है? ये सब बातों की जांच हमारी एजेंसियों ने अभी तक नहीं की है। अगर आप अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़ना चाहते हो, तो इस किस्म की कार्रवाइयों पर भी निगाह रखनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। और ये सब बातें तब सामने आई जब कुछ महीने पहले अबू सलेम ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसका कहना था कि वो 2002 में पुर्तगाल में पकड़ा गया था। हिंदुस्तान सरकार ने उसको लाने के लिए केस दायर किया, सरकार को कहा, लेकिन वो केस कोर्ट में चला गया, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से 3 साल के बाद जब उसको लाया जाता है, तो उसमें दोनों कंट्रीज में एक एग्रीमेंट होता है, एक म्यूचुअल ट्रीटी होती है। उसमें कुछ शर्तें थी कि अबू सलेम को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, मतलब फांसी की सज़ा नहीं होगी, क्योंकि पुर्तगाल में फांसी का कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। उसके अलावा अबू सलेम को किसी भी केस में 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि पुर्तगाल में मैक्सिमम सेंटेंस 25 साल की है। और उसके ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं चलाया जाएगा जिस किस्म का केस का जो प्रचलन है वो पुर्तगाल में नहीं हो। तो ये कुछ शर्तें लगा के उसको भेजा गया। उसमें ये भी लिखा गया कि उसको जेल में क्या क्या सहूलतें मिलनी चाहिए। ये पुर्तगाल सरकार ने हमारी सरकार को कहा, उसको एक बेड दिया जाएगा, उसको उसकी मर्जी के कपड़े दिए जाएंगे, और उसको जो बुनियादी सहूलतें हैं, पंखा या कूलर वगैरह इस किस्म की चीज़ें, और उसके लिए सेपरेट वॉशरूम होगा, टॉयलेट सेट होगा, वो दूसरों के साथ वो फैसिलिटी शेयर नहीं करेगा। ये सब बातें उसमें लिखी गई। अब बताइए, ये एक क्रिमिनल की फैसिलिटीज़ हैं या एक देश प्रेमी की फैसिलिटीज़ हैं? वो शख्स कोई पुर्तगाल का सिटीजन नहीं है, वो शख्स कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई समाज सुधारक नहीं है, कोई धार्मिक गुरु नहीं है। उसके लिए ऐसी शर्तें रखी गई और भारत सरकार को वो शर्तें माननी पड़ी, क्योंकि वो आदमी 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में वन ऑफ द मेन एक्यूज था। उस शख्स ने संजय दत्त को हथियार मुहैया करवाए थे, उस शख्स ने दूसरे लोगों को हथियार दिए थे, और दाऊद के साथ, छोटा स्टील के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी चलाता था। और बहुत सारे केसेस को छोड़ के जो बड़े केसेस की बात करेंगे, पुर्तगाल के केस में जो शख्स वकील मुंबई से जाते थे, वो मुंबई के जो टॉप 5 क्रिमिनल एडवोकेट्स हैं, जो क्रिमिनल साइड देखते हैं, उनमें से एक है। मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता कहने को, तो वो भी कह दें कि हम तो प्रो बोनो केस लड़ते थे, मैंने पैसा नहीं लिया। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लिया भी होगा तो उनका काम है, वकील का काम है पैसा लेना, केस लड़ना, तो उसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए, दैट प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन जिस आदमी ने खर्चा किया है और वो एक नॉन क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, मर्डरर है, देशद्रोही है, उस आदमी को तो पूछा जा सकता है कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? 17 साल से तुम
17 साल तो हिंदुस्तान में, 3 साल पुर्तगाल की जेल में, 20 साल से आप जेल में बैठे हो, आपकी कमाई का साधन क्या है? ये सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सब लिसनर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम कमेंट देके इस बात की मांग कीजिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेशन है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि उसको यूनियन होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकें। ज़रूरत पड़ी तो हम एक केस भी फाइल करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई करने का। क्या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हुए अबू सलेम का ये कहना है कि वो हिंदुस्तान सरकार की वजह से पिछले 20 साल से जेल में है। अब 5 साल उसके जेल के बचे हैं एग्रीमेंट के मुताबिक, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में रिमिशन की एप्लीकेशन लगवाई कि जब मैं इतने लंबा समय ऑलरेडी जेल में रह चुका हूँ तो मुझे 5 साल सजा माफ़ कर दी जाए और मुझे जेल से छोड़ दिया जाए। कमाल की बात है, आप इतने बड़े बड़े कांड कर दो, प्रदीप जैन जैसे बिल्डर को मार दो और उसके बाद उसके भाई को मारने की धमकी दे के करोड़ों रुपए ऐंठ लो, तो उसके बाद भी आप ये कहते हो कि आपको सजा की माफ़ी दे दी जाए। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े प्यार से सुना और उसने बहस के दौरान इस निष्कर्ष तक पहुंचा गया कि अंडर टाडा जो बॉम्ब ब्लास्ट का केस था 93 का, वो टाडा के तहत चला था और टाडा के कानून के मुताबिक जेल टर्म में रिमिशन नहीं दी जा सकती, ये कानून कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी। और दूसरी जो बात अबू सलेम ने कही थी कि उसको 20 साल जेल में हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल जो आपने लिस्बन की जेल में गुजारे वो इस 25 साल में काउंट नहीं होंगे। अब कैद कहाँ पे है? हिंदुस्तान में जो 2 केसेस में उसको सजा हुई है, दोनों केसेस में उम्र कैद की सजा हुई है। वो उम्र कैद जो मरने तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कल के अपने ऑर्डर में क्लियर कर दी है कि उसको पूरी उम्र जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भारत सरकार का पुर्तगाल सरकार के साथ एग्रीमेंट है, तो उसको 25 साल के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये एक क्लियर कट जजमेंट कल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और अबू सलेम का जो प्रदीप जैन मर्डर केस में, पहले केस में उम्र कैद हुई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट केस में हथियारों के इस्तेमाल के लिए दूसरी उम्र कैद हुई। तो उसका कहना था कि ये दोनों सज़ा जो है वो साथ में चलनी चाहिए। मतलब तो 2005 से तो ऐसी जेल में, 2005 में पुर्तगाल से उसको लाया गया था, तो अगर वो दोनों केसेस में सज़ा अलग अलग गिनी जाती है, तो 2015 में उसको एक केस में सज़ा हुई। अगर 2015 से उम्र कैद गिनी जाए जो एग्रीमेंट के मुताबिक 25 साल मानी जाएगी, तो उसका रिहाई का समय जो है वो 2040 में होगा। लेकिन क्योंकि वो 2005 से ऑलरेडी जेल में है, उसको उसका बेनिफिट दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसको 2030 में ही छोड़ा जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है ऑर्डर में कि 2030 में जब उसके 25 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर वो किसी और केस में सज़ा नहीं होती जो लंबी चले, तो वो रिमिशन के लिए अगर अप्लाई करता है तब 25 साल पूरे होने के बाद, तो भारत सरकार उसकी एप्लीकेशन पे 1 महीने के अंदर अंदर फैसला ले, उसको लटकाया नहीं जाए। बहुत अच्छी बात है, क्रिमिनल्स का ख्याल रखा जाता है, यह हमारे देश के कानून की मेहरबानी है। आम आदमी को राहत मिले ना मिले, लेकिन क्रिमिनल्स को राहत बहुत मिलती है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के लिए कोर्ट ये कहता है कि इनको दिल्ली से पंजाब इस तरीके से लेके जाया जाए, पूरे रूल की वीडियोग्राफी की जाए, अगर उसको कुछ हो जाता है तो लोकल पुलिस का आईजी जिम्मेदार होगा। मतलब इस किस्म की मेहरबानियाँ क्रिमिनल्स के ऊपर कानूनी तौर पे की जाती हैं। मतलब जिन लोगों को हथकड़ी लगा के, हाथ बांध के
पब्लिक के सामने दिखाना चाहिए कि ये देखिए लोग कौन है, उनको आप वीआईपी ट्रीटमेंट देके, वीआईपी नहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट देके लेके आते हैं। उनका रोज मेडिकल करवाने की हदायत दी जाती है। क्या आम आदमी जो पुलिस रिमांड में होता है उसका रोज मेडिकल होता है? कभी सुना है आपने? अभी मैं देख रहा था एक राजस्थान कोर्ट में कुछ एक्यूज पेश किए जा रहे थे कोर्ट में, उनसे चला नहीं जा रहा था, वो लोग रो रहे थे, करा रहे थे। ये कोर्ट के अंदर उनका ये हाल है, उनका मेडिकल क्यों नहीं होता? खाली बड़े क्रिमिनल्स को बड़ी सहूलत है, छोटे क्रिमिनल को थर्ड डिग्री। अगर ये कानून का हाल है, मुझे लगता है कि कुछ बड़े वकीलों को, समाज सेवकों को ये मुद्दा बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और कोर्ट के पास जाना चाहिए। द क्रिमिनल्स नीड नो मर्सी। वो लोग जो बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व हैं, 10 साल 15-15 20-20 मर्डर में इन्वॉल्व, करोड़ों रुपए की फिरौतियाँ जेल में बैठ के कर रहे हैं, उनके लिए मेहरबानी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह अबू सलेम को अभी उसने जो रियायत कोर्ट से मांगी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, तो एक बहुत बड़ा झटका अबू सलेम के लिए हो सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि ऐसे लोगों के पास इतने बड़े खर्च करने का मैंने जेल अथॉरिटी से बात की, अपने सोर्सेज से, कहा जाता है कि आज तक उसने अपने पूरे जो केस लड़े बेंगलौर में, भोपाल में, पासपोर्ट के केस दूसरे तीसरे, उसमें तकरीबन अभी तक कोई कंजर्वेटिव एस्टीमेट वो लगाते हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो चुका होगा। और उसके जो बाहर के जो लोग बैठे हैं जिनको रेगुलर पैसा दिया जाता है अभी भी, वो सब मिला के इतना पैसा कहाँ से आता है? अगर ऐसे लोगों को देख के और पढ़े लिखे नौजवान क्रिमिनल नहीं बने तो क्या करेंगे? उनको लगता है जेल में बैठ के भी करोड़ों की कमाई हो सकती है, तो बाहर बैठ के क्या करना है? अगर जेल में आपको डिज़ाइनर, अब अबू सलेम के आप कपड़े कभी देखो जब कोर्ट में आता है तो किसी हिंदी फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा बेहतर ड्रेस्ड होता है वो, और बड़े शानो शौकत से उसको लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। खैर, आने वाले दिनों में देखेंगे कि अबू सलेम अभी आगे क्या करता है। मुझे इस बात की थोड़ी सी खबर लगी है कि वो हिंदुस्तान और पुर्तगाल की ट्रीटी को लेके बेस बना के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की सोच रहा है, और हेग में जो नीदरलैंड में है। अगर दोनों देशों की, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकता, दो कंट्रीज के डिस्प्यूट वहाँ जा सकते हैं, तो अभी अबू सलेम की एक एक्सपर्ट वकीलों की टोली तैयार की जा रही है जो उसके केस को दो देशों का मुद्दा बना के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, और करोड़ों रुपए का और खर्चा अबू सलेम करेगा और भारत सरकार का हो जाएगा, सिर्फ इसलिए जेल से बाहर आने के लिए। तो दोस्तों, ये है आज हमारे देश में कानून की हालत और क्रिमिनल्स के बोलबाले। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।